दोस्तों नमस्कार। जब मैं ये कहता हूं कि हमसे छोटे देश इंटरनेशनल मार्केट में हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये बोलने लगते हैं कि मैं नेगेटिव हूं, मैं अपने ही देश को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मोदी साहब हैं तो मुमकिन है। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं भी इतना ही देशभक्त हूं जितना आप हैं या जितने मोदी जी। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार किसके ऐसे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे। मुद्दा यहां है। और जहां कमजोरी होती है, जहां हमें दूसरों से सीखना होता है, मैं निश्चित रूप से अपने वीडियोस में वो कैप्चर करता हूं, बताता हूं आप लोगों को कि जो हमारा कंपटीशन है वो हमसे आगे क्यों और कैसे निकल रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि ये चर्चा करना गलत है या हमें सच्चाई से मुंह मोड़ लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो मेरा प्रयास नहीं होगा। मैं हमेशा आपके लिए तथ्यों के ऊपर आधारित एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, डेटा लेके आऊंगा, एनालिसिस लेके आऊंगा, ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें। क्योंकि जो लोग स्टेटमेंट देते हैं बगैर एविडेंस के, बगैर फैक्ट्स के, उसके लिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा संभल के उन स्टेटमेंट्स को दोबारा देखना चाहिए। हम लोग पॉलिटिशियन नहीं हैं। आप और हम इस देश का भला चाहते हैं और ईमानदारी से भला चाहते हैं। हमारा इसमें कोई एजेंडा नहीं है कि हमें चुनाव जीतना है या हमें किसी को नीचा या ऊंचा दिखाना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जब भी आप इस चैनल को देखें तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सही है, जो सच है, बस वही हम चर्चा करेंगे। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि कोई डेटा में गड़बड़ हो गई है, गलती हो गई है, ऊंचा नीचा हो गया है, आप जरूर पॉइंट आउट करिए। सुधारना मेरा काम है। तो दोस्तों, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भारत यूरोप के साथ एफटीए साइन करने की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस बात को लेकर काफी उत्सुकता है कि साहब एफटीए साइन हो गया तो जैसे भारत की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और यूरोप की तरफ से भी दबाव है कि भारत अपना एफटीए हमारे साथ साइन करे। अब इसका मतलब क्या है? आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि अभी तक जो हमने एक सिमिलर इकोनॉमी के साथ एफटीए साइन किया, अगर मैं जापान की बात करता हूं, वो भी उतने ही सोफिस्टिकेटेड और डेवलप्ड है जितना यूरोप। तो हमें जापान से क्या मिला, इस बात को हमें समझना होगा। इसीलिए आज की चर्चा को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप व्यापार में हैं, ट्रेनिंग टीचिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सर्विसेज में हैं, आपको यह देखना होगा कि हम क्यों पिछड़ जाते हैं या हम पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा क्यों नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की चर्चा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, आपके सामने जो मैं डेटा लेके आया हूं, सबसे पहले आप ब्लू लाइन देखिए, इंडियाज एक्सपोर्ट। ये हम कह रहे हैं जापान के साथ जो भारत ने एफटीए साइन किया था और ये कहा था कि हम 2020-25 तक, ये बात कब की है? ये बात है 2011 की। 2014 में मोदी साहब आए थे। जो मेरे साथी लोग हैं जिनको बहुत ऐतराज होता है, मैं डेटा आपके सामने रख रहा हूं। 2014 में जो हमारा एक्सपोर्ट था करीब $6 बिलियन, आज 2024 में भी $6 बिलियन। हम 10 साल में कहीं नहीं पहुंचे। अगर आप इसके ऊपर इन्फ्लेशन फैक्टर डालोगे तो शायद एक्चुअल वे में ये कमी है, बढ़ा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप जापान का देखते हैं, $10 बिलियन से वो पहुंच गए 20, वो डबल हो गए। हम वहीं के वहीं खड़े। अब बताइए गलती किसकी है? एफटीए तो साइन हमने किया था, मोदी साहब भी थे। चलिए पुरानी बात हम छोड़ देते हैं, कांग्रेस के समय में भी इतना ही था, वहां भी इतना ही था जब मोदी जी आए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि मोदी साहब के आने से या ना आने से ट्रेड में फर्क नहीं पड़ता है। एग्रीमेंट साइन करने से ट्रेड में फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास बेसिक फंडामेंटल्स नहीं है तो आपको एग्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता है। यह मैं कहना चाह रहा हूं और उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसका मतलब यह है दोस्तों कि 14 साल बाद भी, 11 की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम देखें तो जो जापान के साथ एग्रीमेंट रहा वो वन साइडेड रहा। जापान को फायदा हुआ, भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। टेक्निकली अगर हम ये कहें, नुकसान हुआ।
पर्पस क्या था? जब 2011 में साइन किया था तो ये कहा था 2014 में हम इसको 25 कर लेंगे, लेकिन हम कहां पहुंचे? आज 24-25 में 10 साल बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं 16 बिलियन के आसपास और एक्सपोर्ट कर रहे हैं 5 बिलियन के आसपास। 16 और 5 21। 10 साल बाद भी हम टारगेट पे नहीं पहुंचे हैं। और उसके अलावा भारत वहीं का वहीं है। जापान का इंपोर्ट भारत में डबल हो गया। तो उन्होंने तो फायदा उठाया, हम कोई फायदा नहीं उठा पाए। ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, जो इंपोर्ट है वो 3 गुना हो गया, इस बात को समझते हैं। और फेलियर इन नंबर्स, अगर हम ध्यान से और देखें तो कहां गड़बड़ाते हैं, इस बात को समझना होगा। जो ट्रेड डेफिसिट था वो 370% बढ़ गया। अगर आप जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं उसका डिफरेंस देखें तो जापान और भारत के बीच में, जापान एक्सपेंसिव इकोनॉमी है, वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भारत से ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जापान में है। उसके बाद भी वहां से एक्सपोर्ट भारत में ज्यादा होता है, हम यहां से एक्सपोर्ट जापान को नहीं कर पाते और हमारा ट्रेड डेफिसिट 370% बढ़ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझिए। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो पहले भारत का जो स्टैंडिंग था ना जापान में, वो बेहतर था। एग्रीमेंट जब साइन हुआ, हम तब कहां आ गए? हम अब जापान के बाजार में 28वें नंबर पे है भारत। हमसे आगे बहुत देश है, छोटे छोटे देश है, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कहना कि भारत है, मोदी है तो मुमकिन है, हकीकत ये नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात नहीं है, ये हकीकत है। और इसमें मोदी से कुछ नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बता दूं। 28वें नंबर पे भारत है और हमारा जो शेयर है उनके टोटल ट्रेड में वो 0.7% है, जबकि दूसरी तरफ जापान 12वें नंबर पे है भारत का, जहां इंपोर्ट होता है और करीब 2.6% है। मतलब मार्केट शेयर में भी हम पिछड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर, इवन शेयरिंग में भी। इसका मतलब क्या है? जापान इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। हम 12वें नंबर पे है ना जापान, हमारे लिए जापान ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, बट इंडिया हैज बिकम लेस इंपॉर्टेंट फॉर जापान। हम 28वें पोजीशन पे आ गए, डाउन फ्रॉम बेटर रैंकिंग्स अर्लियर। हमारी पहले स्तर ज्यादा अच्छा था एफटीए साइन करने से पहले, तब हमारा स्तर गिर गया है। क्यों? बाकी देश हमसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। इस बात को समझना। तो हमने जब एफटीए साइन किया, उसके बाद हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने ये सोचा ही नहीं कि एफटीए में जो हमने एग्रीमेंट साइन किए उसको डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कैसे करें। भारत सरकार के किसी मंत्रालय ने कोई एक ऐसा एक्शन प्लान बता दीजिए, इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए, भारत सरकार की एनुअल रिपोर्ट्स खंगालिए और मेरे को बताइए कि एफटीए साइन करने के बाद कितनी मंत्रालयों ने उस एफटीए के आधार पे एक्शन प्लान बनाया कि हमने अब एफटीए साइन कर लिया है, अब हमें भारत से एक्सपोर्ट बढ़ाना है जापान में। कितने मंत्रालय? मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं, मैंने सर्च भी किया। आपके पास है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस डॉक्यूमेंट का लिंक शेयर करिए। सभी दर्शक देखना चाहेंगे कि ऐसा भारत सरकार ने क्या किया कि जिसके कारण एफर्ट करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। इसको भी समझना जरूरी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर जो रहा वो रहा टेक्सटाइल में। हम टेक्सटाइल में अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, करीब $40 बिलियन के आसपास हम कहते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम जापान मार्केट को क्रैक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बहुत सिली मिस्टेक्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इट इज लेस देन 0.05%। इस बात को समझना होगा। जापान इंपोर्ट्स $30 बिलियन वर्थ टेक्सटाइल। जापान हर साल $30 बिलियन का टेक्सटाइल इंपोर्ट करता है और उनके मेजर सप्लायर कौन है? 60% जाता है चाइना से, 15% जाता है वियतनाम से, हमसे कितना छोटा है। हमारा पड़ोसी बांग्लादेश 5% भेजता है, कंबोडिया 5% भेजता है, भारत लेस देन 1%। अब मेरे को ये बताइए किसकी गलती है? किसको कसूरवार मानेंगे आप? विजय सरदाना के कहने से तो स्थितियां नहीं बदलेंगी, हकीकत आपके सामने। इसका मतलब यह है कि डिस्पाइट जीरो टैरिफ, इंडिया कुड नॉट कैप्चर इवन 1% ऑफ द मार्केट। पहले आप कहते थे टैरिफ है, जीरो है सर। पिछले 14 साल से आप 1% भी बाजार नहीं कैप्चर कर पाए। और क्या चाहिए जापान से? उन्होंने आपके लिए दरवाजा खोल दिया कि भाई साहब आओ और बेच लो।
हम तो आपको रोक ही नहीं रहे, हमसे एक पैसा भी हम आपसे टैरिफ नहीं ले रहे, आप माल तो लाओ जो बिकने लायक हो। सवाल इस बात का है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे यहां जो प्रॉब्लम सामने आई वो क्या था, वो थी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, डिलीवरी टाइमलाइन। अगर उन्होंने कहा 30 दिन में माल चाहिए, आपको पता है जापान के अंदर जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहां वेयर हाउसिंग में लोग नहीं रखते हैं, बहुत महंगा पड़ता है। उनको जब माल चाहिए होता है तभी चाहिए, आप अपनी मर्जी से भेज दोगे कि वहां स्टॉक कर लेना, वो बहुत महंगा पड़ता है, उनको ऐसे अनरिलायबल सप्लायर नहीं चाहिए। एंड डिजाइन रिक्वायरमेंट दैट एक्सपोर्टर्स कुड नॉट मीट। डिजाइन का मतलब है आपको जापान जाना पड़ेगा, वहां पे सीखना पड़ेगा, सैंपल लाने पड़ेंगे, सैंपल बना के उनको भेजने पड़ेंगे, मेहनत लगती है। हम लोग क्या चाहते हैं कि जो कबाड़ मेरा बन रहा है बस उसको खरीद लो यार, दिमाग मत लगवाओ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, इंडस्ट्री में बात करी, एमएसएमई से बात करी, बड़ी कंपनियों के मैनेजरों से बात करी। उनका जवाब पता है क्या थी? हाँ, हम चाहते हैं एक्सपोर्ट हो, लेकिन यार ये ट्रेनिंग व्रेनिंग अपने बस की बात नहीं है, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ये जस्टिफिकेशन दिया जाता, सीखने का और काम करने का टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें व्यापार चाहिए। इस मानसिकता से जब आप मैनेजर्स को हायर करोगे, आपके डिसीजन मेकर सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे बैठे रहेंगे, ठीक है यार लाला जी देखेंगे, अपनी नौकरी तो पक्की है। जब इस तरह की मानसिकता से आपके मैनेजर काम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसको सोचिए। दूसरा सेक्टर लेते हैं हम, एग्रीकल्चर। 63% डिक्लाइन हुआ है। कारण बहुत सिंपल है, वही बात आती है क्वालिटी, हम क्वालिटी मीट नहीं कर पा रहे। लेदर, फुटवेयर, गारमेंट्स, जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं, हम उसमें भी आगे नहीं बढ़ पाए। फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट ब्लॉक्ड ड्यू टू नॉन टैरिफ बैरियर। उनके जो क्वालिटी नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, हम उनको मीट ही नहीं कर पा रहे। तो हम क्या चाह रहे हैं दुनिया से? हम नहीं सुधरेंगे, आप अपना स्टैंडर्ड गिराओ ताकि हम माल बेच सके। एक बार मुझे याद है, एक मीटिंग के अंदर कोरिया के प्रेसिडेंट आए थे, यहां पे एक 5 स्टार होटल में मीटिंग थी, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज की थी, मैं भी वहां था। तो एक दर्शक ने, एक जो पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने उठ के पूछा उनसे कि वी वांट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स टू कोरिया बट वी आर फेसिंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स, बिकॉज वी आर फेसिंग क्वालिटी रिस्ट्रिक्शंस, स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम, योर स्टैंडर्ड्स आर टू हाई। तो पता है वहां के राष्ट्रपति ने क्या जवाब दिया? मुझे आज तक याद है, फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रेड विद इंडिया वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, वी डू नॉट वांट टू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर सिटीजन्स जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू ट्रेड विद आवर कंट्री। तो अगर आपके यहां किसान छोटा है, पेस्टिसाइड वो ज्यादा डाल रहा है, जिसके कारण पेस्टिसाइड रेजिड्यू की प्रॉब्लम आ रही है, तो क्योंकि आप अपने किसान को नहीं सिखा सकते, सुधार सकते, इसलिए हम ज्यादा जहर खाएं, इसको आप व्यापार बोलोगे? दुनिया इस नजरिए से देखती है। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। कुछ क्षेत्रों में जहां हमने अच्छा काम किया, ध्यान रखिएगा, जहां पे हमने मेहनत करी वहां रिजल्ट मिला। केमिकल्स, हमारे यहां कंपनियों ने R&D करी, जापानीज कंपनीज के साथ मिलके, मैं जानता हूं ऐसी कंपनियों को। जापानीज कंपनी ने उनको मॉलिक्यूल्स दिए, उन्होंने यहाँ पे उस पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम किया, मैन्युफैक्चरिंग करके वापस जापान एक्सपोर्ट किया। ऐसी अच्छी कंपनियां भी काम कर रही। मेराइन प्रोडक्ट्स, जब हम पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में मेराइन प्रोडक्ट भेज रहे थे, हमने क्वालिटी अपग्रेड किया, क्योंकि पहले हमारे यहां भी बहुत प्रॉब्लम थी, उसका रिजल्ट मिला। ऑर्गेनिक केमिकल्स, उसको हम भेज पा रहे हैं क्योंकि हमने वहां पे मेहनत करी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा, क्यों हम फेल हुए। कुछ बातें हैं जिसको ध्यान से हम देखते हैं। पहला, 75% प्रोडक्ट ऑलरेडी 0% ड्यूटी पे थे जब हमने FTA साइन किया था उनसे। तो इसका मतलब FTA साइन करने का हमें कोई फायदा मिला ही नहीं। आज हम यूरोप से FTA साइन कर रहे हैं, वहां ड्यूटी कितनी होगी? मुश्किल से 3-4-5%। आप FTA साइन करके 5 से 0 पे आ जाओगे, इससे क्या व्यापार बढ़ जाएगा? आपका प्रॉब्लम ड्यूटी नहीं है, आपका प्रॉब्लम वहां पे है क्वालिटी। तो बिना क्वालिटी अपग्रेड किए, जस्ट बिकॉज FTA क्या कर रहा है? FTA सिर्फ आपकी ड्यूटी रिड्यूस करता है, बाकी चीजें तो आपको अपग्रेड करनी पड़ेंगी, वो हम कर नहीं रहे। हम सोचते हैं ड्यूटी कम होने से व्यापार बढ़ जाएगा, ये गलतफहमी। यही हुआ जापान के साथ। दूसरा, नॉन टैरिफ बैरियर, स्ट्रिंजेंट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, फाइटोसैनिटरी इश्यूज एंड टेक्निकल रेगुलेशंस। हम लोग क्वालिटी और नॉर्म्स पे ध्यान देते ही नहीं।
आप मुझे बताइए ईमानदारी से, कितनी कंपनियां हैं जो कंप्लायंस की ट्रेनिंग अपने मैनेजर्स को कराती हैं? हमारे यहां तो सोच ये है कि अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए हम ट्रेनिंग ही नहीं देते। ऐसी सोच है हमारे कंपनियों के मालिकों की और मैनेजर्स की कि अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो पहली बात तो यह है कि ये सीख लेगा तो भाग जाएगा। इसका मतलब आप खुद अपनी कंपनी में इनकॉम्पिटेंट अनट्रेन्ड लोगों को रख के दुकान चला रहे हो, तो आपकी क्वालिटी और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों ही खराब है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। इस मानसिकता का क्या इलाज है दोस्तों, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेशन की, जब भी आपका कोई कंसाइनमेंट जाता है वहां पे वो कहते हैं हम सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे, 50,000 से 1 लाख रुपए का कॉस्ट बैठता है। बहुत महंगी कॉस्ट, अगर पर कंटेनर की मैं बात करूं, पर सैंपल। अब सवाल इस बात का है कि वो हमारे लैब रिजल्ट्स को क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे यहां लेबोरेटरीज की क्रेडिबिलिटी जीरो है। आपको कितनी लैब में दिखा दूं, खासकर जो इवन एनएबीएल सर्टिफाइड लैब, आप एक सैंपल भेजिए 4 लैब में आपको 4 रिजल्ट आएंगे। और अगर आपने किसी भी सैंपल को आप जानबूझ के डिफेक्टिव भेजिए किसी लैब को, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि उसको ये डर लगा रहता है कि अगर मैंने आपका सैंपल रिजेक्ट कर दिया तो आप अगली बार मुझे सैंपल नहीं दो। तो हमारे यहां पे सबसे बड़ा करप्शन ये हो गया है कि लेबोरेटरीज अपने आप में एक करप्शन सेंटर बन गए। सरकारी लैब्स हरेसमेंट के लिए सैंपल उठाती हैं और प्राइवेट लैब्स करप्शन के लिए। कैसे सुधरेंगे? इसीलिए भारत सरकार को ब्लॉकचेन, और मैंने इस बात पे एफएसएसएआई के सीईओ को बोला था कि जितनी भी आपकी लैब रिपोर्ट्स हैं उसको आप ऑनलाइन करिए ताकि पता रहे कि क्वालिटी कंट्रोल क्या हो रहा है। तो भारत सरकार के वो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने पता है मुझे क्या कहा? टू मच ट्रांसपेरेंसी इज वेरी बैड। ट्रांसपेरेंसी खाना पूरी तक ठीक है, अगर आप कहते हो कि हर चीज ट्रांसपेरेंट हो जाए, लोगों को सच्चाई पता लग जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारे इंस्पेक्टर्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर समाज ये पूछेगा कि इस देश में इतना प्रोडक्ट खराब बिक रहा है, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? तो अगर हमने सारे सैंपल बाजार में ट्रांसपेरेंटली इंटरनेट पे डाल दिए, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि सैंपल टेस्ट ही मत करो, और करो तो उसकी रिपोर्ट जनता को बताओ ही मत। ठीक है, आप मेरे साथ चीटिंग कर लोगे, मेरे पास मजबूरी है, मैं देश के बाहर तो जाके सब्जी खरीदूंगा नहीं। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हो, वो आपका माल पोर्ट पे रिजेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, ये भी सच्चाई। इसके अलावा रूल ऑफ ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स। अब रूल ऑफ ओरिजिन जो है उसके अपने नॉर्म्स हैं, अपनी गाइडलाइंस हैं। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हम फॉलो नहीं करते, ट्रेसेबिलिटी हमारे यहाँ है ही नहीं। जब तक आपके यहाँ एपीएमसी मंडी सिस्टम रहेगा, आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि जब तक आप ट्रेसेबिलिटी इंश्योर नहीं करोगे, कोई भी सभ्य समाज, डेवलप्ड इकोनॉमी आपसे माल नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट हमको सप्लाई किया है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपकी टेस्ट रिपोर्ट फेक हो सकती है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें सब कुछ ओरिजिन से लेकर डिलीवरी तक सब जानकारी चाहिए। तो कुल मिला के इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कुड नॉट कॉम्पीट इन क्वालिटी। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, स्टिचिंग तक हम बराबर नहीं कर पा रहे, इसलिए वहां माल रिजेक्ट होता था। हम कलर मैच नहीं कर पा रहे थे, डिलीवरी टाइम पे नहीं थी, सोफिस्टिकेटेड डिजाइन नहीं थे। तो क्यों लेगा कोई आपसे प्रोडक्ट यार? क्यों लेगा? आप खुद सोचिए, आप अगर बायर होते, आपको स्टिचिंग सही नहीं मिलेगा, कलर सही नहीं मिलेगा, टाइम पे माल नहीं मिलेगा, आप लोगे? हम भी नहीं लेंगे, तो जापानीज क्यों लेंगे या कोई और कंट्री क्यों लेगा? तो कुल मिला के 5 से 10% डिफेक्ट था, जो दूसरी मार्केट्स में एक्सेप्ट हो जाता है, जापान में नहीं होता, यूरोप में नहीं होगा। आप श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज वहां भेजते रहिए, सस्ते में निकल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि डॉलर में कमाना, हाई एंड मार्केट में जाए, तो क्वालिटी देनी पड़ेगी और आपकी बाकी प्रॉब्लम्स। इवन विद द जीरो टैरिफ, जापानीज बायर प्रेफर चाइनीज एंड वियतनामीज प्रोडक्ट। अब आप बता दीजिए, आपको वियतनाम और चाइना से पीछे क्यों रखा जाता है? अब लोग बोलेंगे आप नेगेटिव हो, मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, आप अपना इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई ढूंढ लीजिए। इसका मतलब क्या है? कुल मिला के ये है कि जापान का तो एक्सपोर्ट बढ़ गया, भारत का कम हो गया, और ये हमारे सामने। और जापान से एक्सपोर्ट क्या बढ़ा?
क्योंकि हिंदुस्तान में जापानीज कंपनियां काम कर रही हैं, उनको पता है लोकल सप्लाई रिलायबल नहीं है, तो अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो ये सब कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही है विदेश से मंगाती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, मशीनरीज, मेटल में कॉपर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर हाई एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स, ये सब बाहर से। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब जापानीज कंपनियां आती हैं ना, आज 1400 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं जापानीज कंपनी, अगर उनको लोकल सप्लायर अच्छा नहीं मिलता, वो अपने प्रिंसिपल से या जो ओरिजिनल सप्लायर है उससे कहते हैं आप इंडिया में एक्सपोर्ट करो, क्योंकि एफटीए साइन हो गया, अब तो सिर्फ भाड़ा लगना है और कस्टम ड्यूटी जीरो है। ऐसी स्थिति के अंदर तो हम तो आसानी से ला सकते हैं, तो जो रेट वहां है उसमें भाड़ा ही जोड़ना है, और वहां जब हाई क्वालिटी मिलती है तो कम से कम क्वालिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, परफॉर्मेंस तो है, और जब जापानीज प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर वैसे ही प्रीमियम दे देता है, तो जो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट बैठती है वो आपकी ब्रांडिंग और प्रीमियम रेंज के अंदर रिकवर हो जाती है, उनको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उनका काम चलता रहता है। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि अमेरिका, जापान और भारत में व्यापार बढ़े और भारत में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत के मंत्री जी का क्या कहना था, हमने एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, जापान का व्यापार 200% से ऊपर बढ़ गया, हम वहीं के वहीं खड़े। यह मंत्री जी का स्टेटमेंट है पीयूष गोयल साहब का कि हम कर क्या रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि मंत्री जी आपके मंत्रालयों ने क्या एक्शन प्लान बनाया जिससे आप एफटीए का फायदा उठा सके। क्या ट्रेनिंग्स हमने करी जो जापान मार्केट ओरिएंटेड हो, क्या कंपनियों को हमने सुधारा, क्या हमने क्वालिटी लैब्स को सुधारा, उनके ऊपर नजर कड़ी करी, किस तरह का सर्वेलेंस हमने बढ़ाया जिससे हम कह सकें कि हिंदुस्तान से प्रोडक्ट जो जाएगा वो डिफेक्टिव नहीं होगा। इस बात को समझना होगा। इसका मतलब हम एफटीए तो साइन कर लेते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्या यही होगा जब हम यूरोप के साथ साइन करेंगे? इसीलिए एक तो अवेयरनेस नहीं, दूसरा कंप्लायंस नहीं, तीसरा रूल्स हम समझते नहीं, और चौथा हम ये कहते हैं कि साहब जीरो टैरिफ हो गया तो काम हो जाएगा, उससे बात बनती नहीं। तो पहला लेसन क्या है दोस्तों? पहला लेसन ये है कि जीरो टैरिफ मीन्स नथिंग इफ यू कैन नॉट मीट द क्वालिटी नॉर्म्स। अगर आप क्वालिटी नहीं मीट कर सकते तो कस्टम ड्यूटीज जीरो होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बगैर क्वालिटी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है आपको सीखना समझना। किसी का इंटरेस्ट नहीं है सरकार में नॉन टैरिफ बैरियर्स पे काम करने का। हम सिर्फ नेगोशिएशन लेवल तक बात करते हैं, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर को हम बैरियर बोलते हैं, लेकिन उनके लिए वहां पे क्वालिटी नॉर्म्स है। क्योंकि हम क्वालिटी नॉर्म्स मीट नहीं कर पाते, हम इसलिए उसको बैरियर बोलते हैं। यह मानसिकता की प्रॉब्लम है, इस बात को समझना होगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस मैटर्स मोर देन एफटीएस। आपकी कॉम्पिटिटिवनेस, एफिशिएंसी, क्वालिटी, yield, आउटपुट सब इंपॉर्टेंट है, एंड अवेयरनेस एंड यूटिलाइजेशन डिटरमाइंस एक्चुअल बेनिफिट। क्या आप वास्तव में तैयार हैं? सवाल इस बात का है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा यह कहना था कि ट्रेड डील इज नॉट ट्रेड आउटकम। आप एग्रीमेंट साइन कर देंगे फायदा हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं। दो चीजें बहुत अलग है। आपको यह सिर्फ फ्रेमवर्क देता है, जैसे कानून है ना, देश में कानून बन जाता है तो क्या क्राइम कम हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं। क्राइम डिपेंड करता है समाज के बिहेवियर पे। कानून तो पार्लियामेंट ने बना दिया, इसी तरह से एफटीए साइन हो गया, लेकिन आउटकम आता है कि आपकी कंपनियां किस क्वालिटी का माल दे रही है, उस पर डिपेंड करेगा। दैट इज वाई इंडियाज एफटीएज आर नॉट डिलीवरिंग। और मैंने जो आपके सामने केस रखा है वो जापान का रखा है, क्योंकि मंत्री जी ने बोला था एफटीए विद जापान एंड कोरिया हैजंट स्ट्रेंथन्ड एक्सपोर्ट, सेज पीयूष गोयल। तो उसी जिस बात को उन्होंने हाईलाइट किया था वही मैंने आपके सामने एज ए केस स्टडी रखी है। अब इसको बोलें कि मैं भारत के लिए नेगेटिव बोल रहा हूं या मोदी जी के अगेंस्ट बोल रहा हूं, अभी आपकी सोच है। मैंने वो कहा है जो अगर देश करेगा तो आगे बढ़े, और इसीलिए मैंने भी एक प्रयास शुरू किया। मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल बनाया मैंने, जिसमें आपकी जितनी इंटरनेशनल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है आप उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो। आपको किसी के इंतजार नहीं करना, किसी कंसल्टेंट का बैठ के इंतजार नहीं करना है, ये सब आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। हम अपना प्रयास करेंगे, लेकिन सबको करना होगा, तभी देश आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, क्या एफटीए साइन करने से, जो यूरोप का हम एफटीए साइन कर रहे हैं, उससे क्या देश तुरंत आगे बढ़ जाएगा? क्या करना चाहिए हम?
आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।